कोरोना काल में आपको पता है कि पहले से ही 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन चुकी है और 10 करोड़ पहले से बेरोजगार थे। 24 करोड़ बेरोजगार देश के अंदर आ चुके हैं। और मैं ये कहूंगा कि 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून आजादी के 66 वर्ष बाद उसका दिसंबर के अंत में मोदी सरकार अध्यादेश जारी करके उस कानून की भ्रूण हत्या कर देती है। जबरन भूमि अधिग्रहण पर जो रोक लगाने का प्रावधान इस कानून में है वो खिलाफ है, उसको हटाया जाना चाहिए। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं भूपेंद्र रावत हूं, मुंह खोलता हूं, सच बोलता हूं। किसानों का 3 अध्यादेश 5 जून को जारी करती है भारत की मोदी सरकार। अध्यादेश ला करके हमारे देश के किसानों को उन्हीं के खेतों में बंधुआ मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। हमारे देश में जमाखोरी मतलब विदेशों से सामान मंगाया जाएगा ताकि हमारे किसान चौपट हो जाए। जमाखोरी के लिए भी दरवाजे खोले जा रहे हैं। और इन सब चीजों के लिए 3 जो अहम अध्यादेश जारी हुए, कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता अध्यादेश और आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, 3 अध्यादेश 5 जून को जारी हो गए थे। और हमारे केंद्रीय सरकार में हरसिमरत कौर जी हैं, उनको अब ध्यान आया। अब वो कह रहे हैं कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा देती हूं, त्याग पत्र देती हूं, लेकिन अकाली दल मोदी सरकार के साथ में बना रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे देश के किसानों को बंधुआ बनाने का और देश में ये जो आवश्यक वस्तु मानी जमाखोरी के खिलाफ जो कानून था उसे खारिज करने का ये जो पूरा मसला है। और तीसरी बात जो कही जा रही, किसान जहां चाहे वहां बेचे। मैं भारत के करोड़ों किसानों को बताना चाहता हूं एक उदाहरण। उत्तर प्रदेश के किसान अपने गेहूं को लेकर के हरियाणा पहुंचे थे और हरियाणा की मंडी में उनका गेहूं नहीं बिका। मैं जरा जानना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, अगर माना कोई टमाटर लेकर दिल्ली आ गया और दिल्ली के व्यापारी उसका टमाटर नहीं खरीदते हैं तो उसका आने का और फिर वापस जाने का जो घटना हरियाणा के में यूपी के किसानों के साथ हुई, पहले उन्हें ट्रैक्टरों का भाड़ा दे करके गेहूं पहुंचाने पड़े हरियाणा और फिर हरियाणा में खरीद नहीं हुई, फिर ट्रैक्टरों को भाड़ा दे करके वापस पहुंचाना पड़ा। ये 2 जगह का जो भाड़ा लगा, कौन बताएगा इस सरकार को। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ योजना अचानक में किसानों को बर्बाद करने की नहीं है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर आजादी के 66 वर्ष बाद एक कानून बना भूमि अधिग्रहण को लेकर के 2013 में। और भूमि अधिग्रहण को लेकर के बने कानून में जो सबसे महत्वपूर्ण 4 बिंदु, और आपको बताता हूं कि क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है केंद्र में और कानूनी तौर पर 1 जनवरी को कानून अस्तित्व में आता है और 3 जून को पहले ग्रामीण विकास मंत्री मोदी सरकार में गोपीनाथ मुंडे जी वो गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तेज ब्रेक मारता है, गोपीनाथ मुंडे जी को हार्ट अटैक हो जाता है, उनकी जान चली जाती है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, गोपीनाथ मुंडे जी ने ये नहीं किया था, असल मसला ये था कि उनकी हार्ट अटैक से या गाड़ी तेज चलने से पहले मौत के घटना के पीछे अगर हम जाएं तो 3-4 दिन पहले एक पत्रकार ने पूछा था गोपीनाथ मुंडे जी को कि ये 2013 में जो नया कानून बना भूमि अधिग्रहण का, पुनर्वास का, पुनर्स्थापना का, उचित मुआवजे का, पारदर्शी तरीके से अधिग्रहण करने का, इसके लिए आपकी सरकार क्या करने वाली है। गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा हमारी सरकार इसको तत्काल क्रियान्वयन करेगी। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं भूपेंद्र रावत हूं, मुंह खोलता हूं, सच बोलता हूं। मई के आखिरी का वक्त है और राष्ट्रीय सहारा में यह समाचार छपा था, उनका बयान एक पत्रकार ने उनसे लिया था। और गोपीनाथ मुंडे जी की मतलब मैं कहूंगा कि भूमि अधिग्रहण कानून जो आजादी के 66 वर्ष बाद बना, उस कानून को लागू कराने की बात करने वाले मंत्री को अचानक में मौत हो जाती है। और दूसरा व्यक्ति, दूसरे राजनेता नितिन गडकरी जब संभालते हैं सिंहासन ग्रामीण विकास मंत्री का, कि जबरन भूमि अधिग्रहण पर जो रोक लगाने का प्रावधान इस कानून में है वो खिलाफ है, उसको हटाया जाना चाहिए। जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक का क्या मामला है? मामला तो यह था कि किसानों की सहमति से होना चाहिए। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप योजनाओं के लिए सरकार की अनुमति और प्रभावित होने वाले तबके पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर प्रभावित तबके के पुनर्वास का लाभ देने की जो अनिवार्यता थी, ये उन्होंने कहा यह खतरनाक है।
जबरन धरनी अधिग्रहण पर रोक लगाने का, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के लिए जो प्रभाव पड़ेगा उनके पुनर्वास और तमाम, और तीसरा खाद्यान्न संकट से देश को बचाने के लिए बहुफसली खेती के अधिग्रहण पर रोक की बात उस कानून में है 2013 में, ये उनको खल रही थी। और उसमें सिंचित भूमि से लेकर कर चौथी महत्वपूर्ण बात, जो जमीन किसानों की समय से पहले अधिग्रहण की जाती है उसको लेकर के भी। और आप सब लोगों ने देखा कि गोपीनाथ मुंडे जी के देहांत के बाद नितिन गडकरी जी अपना प्रस्ताव लाते हैं, और मैं ये कहूंगा कि 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून आजादी के 66 वर्ष बाद उसका दिसंबर के अंत में मोदी सरकार अध्यादेश जारी करके उस कानून की भ्रूण हत्या कर देती है। और ये मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, यही नहीं, अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए अरुण कुमार मिश्रा जस्टिस, धारा 24(2) के तहत 24(2) धारा के तहत बहुत साफ प्रावधान है कि हमारे देश में किसान की जमीन का अधिग्रहण के बाद अवार्ड हो चुका हो लेकिन किसानों को मुआवजा न मिला हो, ऐसी दशा में स्वतः अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। या हमारे देश में किसान की जमीन का अधिग्रहण हो गया हो, अवार्ड के बाद किसान को मुआवजा मिल चुका हो लेकिन भौतिक तौर पर कब्जा न लिया गया हो, तब भी उसका अधिग्रहण रद्द माना जाएगा। लेकिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने धारा 24(2) के तहत, जिसमें 500 से ज्यादा मुकदमे धारा 24(2) के तहत हमारे देश के किसान जीत चुके थे, जिनके अधिग्रहण हुई थी जमीनें, और अधिग्रहण के खिलाफ वो लोग लड़े हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। मैं राजधानी दिल्ली का भी जिक्र करना चाहूंगा। कंझावला में हमने 35 दिन 2008 में डीएम, जहां दिल्ली में डीसी होता है, डीसी ऑफिस पर ताला बंद करके रखा 24 घंटे 35 दिन तक, और उस मामले पर हम लोग हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में जो मुकदमे हमने जीते हैं, उन सब मुकदमों में भी अरुण कुमार मिश्रा की बेंच के कारण ये हमको नुकसान उठाना पड़ा। तो छात्र सड़क पर जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं रोजगार की मांग को लेकर, तो पुलिस लाठियां मार रही है। किसान सड़क पर उतर रहे हैं मोदी राज में, किसान कह रहे हैं कि हमारे को बेरोजगार बनाने का, हमारी जमीन छीनने का, हमें हमारी जमीन पर बंधुआ मजदूर बनाने का जो षड्यंत्र है ये हमको नामंजूर है। ये जमाखोरी का जो आप कानून लेकर आ रहे हैं ये गलत है, ये हमको मंजूर नहीं है। तो पीपली में आपने देखा 10 तारीख को कितनी बेरहमी से पुलिस ने मारा, और मारपीट करने वालों में सबसे ज्यादा बिना वर्दी वाले वो पुलिसकर्मी, कमर गुंडे ज्यादा लग रहे थे, हेलमेट पहन करके किसानों को पीटते रहे। 300 से ज्यादा किसानों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए, दर्जन भर किसान घायल हैं, और किसानों पर धारा 307 तक भी दर्ज की गई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि और एक और पड़ाव आप समझ लीजिएगा, इससे भी खतरनाक एक और स्थिति आ रही है देश के अंदर कि बेरोजगारी में तो रोजगार मिलेगा नहीं। कोरोना काल में आपको पता है कि पहले से ही 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन चुकी है, और 10 करोड़ पहले से बेरोजगार थे। 24 करोड़ बेरोजगार देश के अंदर आ चुके हैं। जो सबसे बड़ा खतरनाक है, हमारे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी विशेष सुरक्षा बल बनाया है, जिसमें 9,919 जवान से लेकर अधिकारी शामिल होंगे। 5 यूनिटें उसमें हैं, और इसको अधिकार क्या है, ये बगैर वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, बगैर एफआईआर के किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, और दूसरा बगैर वारंट के किसी का भी जांच पड़ताल कर सकता है। ये 2 बड़े जो हमारे देश में समझ लो कि आपके नागरिक अधिकारों का मसला ये है। यही नहीं, अगर ये किसी का अपहरण करके ले जाए और उसको अपनी हिरासत में रखे तो कुछ पूछताछ करने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये भी कैसे पता लगेगा कि जो पुलिस लेकर गई है, क्योंकि कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई सर्च वारंट उनके पास नहीं होगा, ऐसी दशा में ये कैसे कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो पुलिसकर्मी है, या पुलिस के कर्मी के आड़ में गुंडे आकर के अगर ले जाए अपहरण करके, तो क्या गारंटी है जो गुंडे नहीं होंगे, और क्या कारण जो पुलिस होगी, क्योंकि वारंट दर्ज ना तो उनके पास सर्च वारंट होगा, ना उनके पास गिरफ्तारी वारंट होगा, ना एफआईआर होगी। बगैर एफआईआर के, बगैर सर्च वारंट के वो उठाकर ले जाएंगे। और तब मैं ये कहना चाहता हूं, पीपली में हरियाणा में 10 सितंबर को किसानों को हेलमेट पहनकर लाठियों से पीटने वाला गुंडा, और जामिया विश्वविद्यालय में जो हमला हुआ था छात्रों पर, वो गुंडे
क्या गारंटी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नकाबपोशों की तरह वो भी ना हो। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में लोकतंत्र में मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि कहीं मामला यही नहीं है। एक और बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि ये मसला इतना, हमारे देश के अंदर 22,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है अभी हरियाणा में जो गेहूं की खरीद हुई थी, और वो सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन में 22,000 करोड़ का बाकी बैंकों में हुआ, वो सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक में हुआ। और एचडीएफसी बैंक के बैंक ऑफ चाइना अप्रैल में 1,75,00,000 शेयर खरीद चुका है। अब आप समझ लीजिएगा कि अप्रैल एचडीएफसी बैंक से हरियाणा की सरकार उस निजी बैंक का ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए 22 करोड़ रुपए का आदान प्रदान होता है, जो हमारे देश के राज्य के किसानों का हरियाणा का गेहूं का खरीद का कीमत थी, वो आता है एचडीएफसी बैंक के माध्यम से। और एचडीएफसी बैंक को अप्रैल के पहले सप्ताह में बैंक ऑफ चाइना उसके 1,75,00,000 शेयर खरीद लेता है और 5 मई को चीन कब्जा कर लेता है। और आपको मालूम है कि 12 जून को भारत सरकार चीनी कंपनी को ठेका देती है, हमने हाई तौबा मचाया, उसके बाद हटाया। और 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिक जो भारत में आज भी घुस के कब्जा करके बैठे हैं, हमारे जवानों को पीट पीट कर 20 जवानों को हत्या करते थे, 76 जवानों को मार डालते हैं। और 17 तारीख को हमारे मोदी सरकार AIIB बैंक से 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर लोन लेती है। और वो पैसा लेने के बाद 19 जून को नरेंद्र मोदी कह देते हैं हमारे देश में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया है, हमारे देश में किसी की पोस्ट नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सड़क पर किसान उतरेगा तो पुलिस से पिटवाया जाएगा, जवान रोजगार की मांग करेंगे तो पुलिस से पिटवाए जाएंगे, किसान अगर संगठित होकर अपनी रोजी रोटी बचाने की बात करें, जो दशकों से जो कानून उनको लाभ पहुंचाते हैं, तो उनको अध्यादेश जारी करके उड़ाया जा रहा है। और हमारे देश की सीमा में जो जवान जुटे हुए हैं, वहां उसके मसले पर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है सीमा के प्रति भी। और हमारे देश के रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर भी झूठ बोला कि हमारे देश के जो शहीद हैं गलवान घाटी के, उनकी संख्या 20 बताई गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 76 घायलों में से बिशन सिंह हवलदार 60 दिन अपनी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए उनकी शहादत हुई है। 2 मिनट का उसी तरीके का मौन देना चाहिए जिस तरीके से 20 जवानों की शहादत का मौन रखा गया। अन्यथा मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में कोरोना योद्धाओं की संख्या इनको मालूम नहीं, देश की सीमा के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों की जानकारी इनको नहीं, सड़क पर जो भूखे प्यासे चलते हुए मजदूर मारे गए, रेल से कट के मरे, गाड़ियों से कुचल के मरे, गाड़ियों से दबकर मरे, इसकी जानकारी भी इनको नहीं है। तो ये जानकारियां किसको होगी? और यही नहीं, हमारे देश के निजी बैंकों का ग्राफ बढ़ा करके किस तरीके से बैंक ऑफ चाइना के साथ में एचडीएफसी के जो मसले हैं उस शेयर को बढ़ाने का षड्यंत्र, हरियाणा में 22,000 करोड़ रुपए का जो आदान प्रदान किया गया हमारे किसानों की उपज का, इन सब षड्यंत्रों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अब हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? हमारे प्रधानमंत्री मोर की बात करते हैं, चोर की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं, लेकिन कभी हमारे देश में बेरोजगारी की बात नहीं करते, आर्थिक व्यवस्था हमारा जो है उसको लेकर के बात नहीं करते, चौपट हो रहे उद्योगों के विषय में बात नहीं करते, देश की उन्नति के लिए बात नहीं करते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आखिरी बात, जो लोग कहते थे कि विकास कहाँ है, यह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास की संसार में भारत आज 1947 की उस दशा में पहुंच चुका है जहां मोदी जी के जन्म से पहले भी भारत था। ऐसी दशा में मोदी जी ने पहुंचा लिया है, चाहे वो कोरोना का मामला हो, वो जीडीपी का मसला हो, विकास दर भी हमारे देश की जिस तरीके से 5 ट्रिलियन की बात होती थी, लेकिन आप और हम सब समझ सकते हैं कि संगठित क्षेत्र का मामला -24 है, लेकिन असंगठित क्षेत्र का मामला भी जब हम उसे जोड़ देंगे तो हमारे देश की विकास दर -50 तक पहुंच चुकी है। -50 से यहाँ कैसे आएगी? और मैं एक बात आप सब
युवाओं से, करोड़ों युवाओं को बधाई देना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन के 70वें जन्मदिन पर जो ऐतिहासिक तोहफा उनको दिया राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसी तरीके से इस व्यवस्था से देश को बचाने के लिए एकजुट होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं एकजुट होने के लिए आप सब लोगों को एक बात सोचनी पड़ेगी। इस वैज्ञानिक युग में भी आज हम धनुर्धारी, हम मानते हैं कि भगवानों के खूब सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप सोच लीजिएगा कि अयोध्या में मंदिर बनने के बाद इन 24 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने बार बार कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप बोले कि दवा नहीं बनी, टीका नहीं बना, कहा से एक बात और भी तो बोल दें कि लोग इससे मरते नहीं हैं। उसका नुकसान हमारा ये हो गया कि जब हमारा देश पूरा पूरा कोरोनामय हो गया, तब रेल भी खुल गई, तब बसें भी खुल गई, होटल भी खुल गए, मेट्रो भी खुल गए, तो पूछना चाहिए कि न तब टीका था, न अब टीका है, न तब दवा थी, न अब दवा है। तो मोदी जी, ये क्रोनोलॉजी क्या है आपकी कि 550 मामलों में आप ताला लगा देते हैं? जब मामला 2 लाख से ज्यादा हो तो अनलॉक 1 जून में कर लेते हैं, जब मामला 7 लाख से ज्यादा हो तो अनलॉक 2 कर देते हैं, जब मामला 17 लाख से ज्यादा हो तो अनलॉक 3 कर देते हैं, और जब मामला करोड़ों में पहुंच जाए तो आप पूरे देश को खोल देते हैं। ये बात भी आपको पूछनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज की जो बात मैंने कही बेरोजगारों को लेकर, किसानों को लेकर के, जवानों को लेकर के, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको जिंदाबाद कहते हुए, जय जवान जय किसान।